नमस्कार दोस्तों। यूएसए, इजराइल और ईरान का वॉर और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल ईरान ने बेसिकली 5 यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स हैं, जिनका काम क्या होता है फाइटर प्लेन्स को रिफ्यूल करना मिड एयर में, जो ऑलरेडी हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं उनको वहाँ से फ्यूल देना, उनको हिट किया है। और ये बेसिकली सऊदी अरेबिया में किया है। तो इसका मतलब ये जो वॉर है, ईरान जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनाइटेड स्टेट्स के अरब कंट्रीज़ में, उनको कंटिन्यूअसली टारगेट कर रहा है। और ये जो वॉर है वो और ज़्यादा एस्केलेशन की साइड जा रहा है। तो हम लोग आज इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी। ये आज की न्यूज़ है, देखें। 5 यूएस एयरफोर्स रिफ्यूलिंग प्लेन्स हिट इन द ईरानियन स्ट्राइक ऑन द सऊदी बेस। इसका मतलब ये जो बेस था ये सऊदी अरब में था, और सऊदी अरेबिया में इस बेस को टारगेट किया गया ईरान की साइड से। ये जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स थे इनको एग्जैक्टली हुआ क्या है उसको देखते हैं। एग्जैक्टली ये हुआ है कि ये एयरफोर्स के प्लेन्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के। ये यहाँ पर देखे, ये एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ का, प्रिंस सुल्तान एयरबेस यहाँ पर सऊदी अरेबिया में। काफ़ी बड़ा एरिया सऊदी अरेबिया का। इधर देखें, इधर बहरीन है, कतर है, यूएई है। और यहाँ पर इसी के पास में देखें, यहाँ सऊदी अरेबिया में एक प्रिंस सुल्तान एयरबेस करके है यूनाइटेड स्टेट्स का सऊदी अरेबिया में। उसको टारगेट किया है और वहाँ पर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पार्क किए हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स के। KC-135 उसको डायरेक्टली हिट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो वेस्टर्न मीडिया है, उसने कंफर्म किया है एक तरीके से। और ये बेसिकली कंफर्मेशन आई है यूएस के ऑफिशियल्स की साइड से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये डैमेज हुए हैं, उनका जो यूएस ऑफिशियल्स है उनका ऐसा कहना है, ये जो एयरक्राफ्ट है ये जस्ट डैमेज हुए हैं, ये फुली डिस्ट्रॉय नहीं हुए। इसका मतलब ये फंक्शनल अभी भी हो सकते हैं, विद जस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये वर्क में आ जाएंगे। लेकिन अपने आप में ईरान का इस तरीके से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना काफ़ी बड़ी एक तरीके से उनके लिए तो अचीवमेंट लेके आया है। और अब इससे रिलेटेड और स्पेसिफिकेशन देखते हैं। देखें, ये है KC-135। ये क्या करता है, मिड एयर में जैसे ये फाइटर जेट है। अब इस फाइटर जेट की रेंज मान लो 2000 किलोमीटर है, और इसमें फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है। तो उसके बाद में ये क्या करता है, इसको रिफिल कर देता है। अब इसके रिफिलिंग से होगा क्या, इसकी जो रेंज 2000 किलोमीटर थी ये बढ़ के फिर से 2000-3000 किलोमीटर ही वर्क करने लगेगा। फिर से इसको क्या कर दिया जाएगा, रिफ्यूल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिफ्यूलिंग से होता क्या है कि जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी होती है इनकी फाइटर जेट्स की, ये 2, 3, 4, 5 फोल्ड बढ़ जाती है। और कंट्रीज़ को यहाँ पर डायरेक्टली एज मिलता है किसी भी वॉर में, राइट। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस एयरबेस का इंपॉर्टेंस बेसिकली ये हुआ था कि ड्यूरिंग 1991 का गल्फ वॉर और 2003 का गल्फ वॉर, इन दोनों ही वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बेस को बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ किया था। और इसको एडवांटेज दिया था, क्योंकि इस एयरबेस से बेसिकली क्या है, सारे जो गल्फ कंट्रीज है इसकी रीच में आते हैं। देखिए, इधर देखें, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ये सब एयरबेस इसकी डायरेक्ट रीच में आ जाते हैं अगर यहाँ पर अरब में इसकी प्रेजेंस रहती है, किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की, राइट। तो गल्फ वॉर में और ये जो इराक वाला वॉर हुआ था 2003 में, इसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी लार्ज स्केल पे इसकी क्या मिली थी, हेल्प मिली थी, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटजिक है। और ये यहाँ से इसकी सारे जो गल्फ कंट्रीज है वो इसकी रीच में आ जाते हैं। तो स्ट्रेटजिक लोकेशन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। प्लस ये यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ईरान अगर कोई भी थ्रेट प्रोवाइड करेगा तो अरब वर्ल्ड को ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। और ये यहाँ पर क्या करता है, अदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उन मिलिट्री ऑपरेशंस को लार्ज स्केल पे सपोर्ट करता है। प्लस यहाँ से अगर कोई भी डिफेंस हो, लॉजिस्टिक हब हो, पूरे अरब वर्ल्ड में इन चीज़ों को आराम से क्या किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। सो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस एसोसिएटेड विद प्रिंस सुल्तान एयरबेस। और ये ऐसा नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑल द 2019 में कुछ यहाँ पर खगोशी, यहाँ का एक सऊदी अरेबिया का जर्नलिस्ट था, उसकी किलिंग हो गई थी। उसके रीजन से यहाँ पर इन दोनों में क्लैशेज और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो गए थे, जिसके रीजन से यूनाइटेड स्टेट्स को ये एयरबेस छोड़ना पड़ गया था। अब इस एयरबेस को बेसिकली क्या है, रिटेन कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ने। और अब इस एयरबेस को क्या कर रहा है, वापस फंक्शनल और वापस ईरान के अगेंस्ट इसको यूज़ भी कर रहा है लार्ज स्केल पे। अब ईरान इसको टारगेट क्यों क्या है, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को टारगेट करने का पीछे ईरान का जो इंटेंट है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर कोई भी फाइटर जेट रिफ्यूलिंग नहीं होती तो उसकी कैपेबिलिटी बड़ी लिमिटेड होती है, लिमिटेड रेंज के साथ ऑपरेट कर सकता है, कॉम्बैट का एंड्योरेंस छोटा होता है, और स्ट्रेटजिक बॉम्बिंग बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये बहुत फ्यूल कंज्यूम करता है, राइट। लेकिन जैसे ही इसकी रिफिलिंग हो जाती है फाइटर जेट की, तो इससे होता क्या है, ऑपरेशनल रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर इनकी रेंज बढ़ जाती है। प्लस कॉम्बैट का एंड्योरेंस, मतलब ये लंबे टाइम तक वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फील्ड में रह सकते हैं। अब ये लंबे टाइम तक अगर फील्ड में रहेंगे तो होगा क्या, बॉम्बिंग वगैरह बड़ी इजीली पॉसिबल हो जाती है, और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये इजीली क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड ट्रैवल कर सकते हैं, राइट।
तो ये क्या कर देता है, अब अगर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ही खत्म हो जाएंगे या फिर वो रिफ्यूल कर ही नहीं पाएंगे तो होगा क्या, ऑपरेशनल रेंज कम हो जाएगी। प्लस ये जो स्ट्राइक के मिशन हैं इनको लॉन्ग रेंज तक इनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। प्लस एरियल लॉजिस्टिक मतलब कुछ सप्लाई करना हो, सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ देनी हो फाइटर जेट को, ये वीक हो जाती है। और ये रीजनल एयर वेयरफोर को बेसिकली क्या करता है, एक निगेटिव हिट देता है और ये स्ट्रेटजिक एडवांटेज देता है किसको, एनिमी नेशन को, क्योंकि रिफ्यूलिंग अगर नहीं होगी तो कंटिन्यूस ऑपरेशन में इन फाइटर जेट्स का रहना अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज बन के आता है, राइट। ये देखें KC-135, इसकी कुछ इमेजेस है। ये बेसिकली क्या करता है, मिड एयर रिफ्यूलिंग करता है और यूनाइटेड स्टेट्स की एक तरीके से एयर कॉम्बैट में, एयर एडवांटेज या एयर एज में इसका बहुत बड़ा रोल या कंट्रीब्यूशन यहाँ पर निकल के आता है। क्यों, और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, देखें बोइंग में काफ़ी टाइम से इश्यूज, जैसे इंडिया में एयर इंडिया क्रैश हुआ वो भी बोइंग का मैन्युफैक्चरिंग थी। तो ये बोइंग अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन इसका भी मैन्युफैक्चरर बोइंग है। इसको इंडक्शन हुआ था 1957 में और ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का काम करता है, मतलब फाइटर जेट एयर में फ्लाई कर रहा है और तो ये क्या करता है, उसी को यहाँ से सपोर्ट करके जो पाइप है उसका यूज़ करके इसको रिफ्यूल कर देता है, राइट। इसकी फ्यूल कैपेसिटी देखें, इसका टैंक बहुत बड़ा है, 90,000 kg जितना फ्यूल ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। इसका मतलब लॉन्ग रेंज के जो ऑपरेशंस है, लार्ज कॉम्बैटिंग कैपेबिलिटी वाले ऑपरेशंस है, उनको लार्ज स्केल पे सपोर्ट कर सकता है। इसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर, मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग रेंज तक ये फ्लाई कर सकता है। किन किन फाइटर जेट को फ्यूल कर सकता है, F-15 हो गया, F-16 हो गया, F-35 हो गया, प्लस कुछ बॉम्बर जो एयरक्राफ्ट है उनको भी ये क्या कर सकता है, फ्यूल कर सकता है, जो इसमें मेंशन नहीं है। इसका मतलब स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इस एयरक्राफ्ट की बहुत ही ज़्यादा है। लॉन्ग रेंज के एंड्योरेंस वाले फाइटर जेट को अगर वर्क करवाना है तो इसको फंक्शनल रखना ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। अब ईरान की स्ट्रेटजिक डॉक्ट्रिन क्या है इस स्ट्राइक के पीछे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या करता है, स्ट्रॉन्गर मिलिट्रीज जो वॉरफेयर स्ट्रेटजीज है, जैसे मान लो ईरान क्या करता है, अरब में अगर यूनाइटेड स्टेट्स की कहीं पर प्रेजेंस है उसको अटैक करेगा। उसको अटैक करने से क्या होगा, एक तरीके से इनके जो मिलिट्री सेटलमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको क्या होगा, लॉस होगा, डैमेज होगा। इस डैमेज से वो क्या हो सकता है, उनको थोड़ा डिमोरलाइज हो और वो हो सकता है कि पीस टॉक से रिलेटेड चीज़ें करने लगे, राइट। और ये दूसरी इनकी डिटरेंट पॉलिसी है। डिटरेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जैसे इनके जो बेसिक राइवल है उनका अगेंस्ट और ज़्यादा एग्रेसिवली इनको क्या करना, अटैक करना, जिससे क्या हो, ये भी कुछ ना कुछ अपने जो पीस वाली टॉक्स हैं उन पे आ जाए, राइट। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब जैसे मान लो अरब वर्ल्ड में कोई इनका एयरबेस है उसको टारगेट करो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट से डायरेक्ट ईरान पे अटैक करना तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या करता है, इनके गल्फ और अरब कंट्रीज़ के जो सपोर्ट बेसेज है उनको यूज़ करके यहाँ पे ईरान पे अटैक करता है। तो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करो और जो रिफ्यूलिंग टाइप एंड ये एयरक्राफ्ट है उनको अटैक करो, राइट। सो इसके साथ साथ ये है कि मिडल ईस्ट को भी ये दिखाओ कि भाई ईरान कोई वीक नहीं है, ईरान के साथ में सारे मिलिट्री कैपेबिलिटी है और उस मिलिट्री कैपेबिलिटी को यूज़ करके ये क्या कर सकता है, इन पे एनिमी नेशंस पे अटैक कर सकता है। और ये एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल सिग्नलिंग है कि भाई रीजनल डायनामिक्स इसे ऐसा समझो कि भाई अगर कोई दूसरा कंट्री अपनी जो लैंड है, अपनी जो टेरिटरी है वो यूनाइटेड स्टेट्स को देगा तो लॉस और डैमेज उसको भी होने वाला है। उसको इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीज़ें क्या होगी, हम लोग क्या करने वाले हैं, उनको भी अटैक करने वाले हैं। और ये एस्केलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूसली इसको एस्केलेट करता जाएगा तो होगा क्या कि फिर ईरान ईरान क्या करेगा, और ईरान अगर डिफेंसिव रहेगा और एग्रेसिव नहीं होगा तो वो क्या करेगा, इस सिचुएशन को एस्केलेट करता ही जाएगा। तो ये बेसिकली इस सिचुएशन को एस्केलेट को कंट्रोल करने की एक स्ट्रेटजी ज़्यादा दिखती है ईरान की। अब सऊदी अरेबिया इस कॉन्फ्लिक्ट में मैटर क्यों करता है, देखें ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इधर, यहाँ से वर्ल्ड की ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% यहाँ से पास आउट होता है या फिर पास होता है। अब स्ट्रेटजिक लोकेशन है इधर, ये हो गया सऊदी अरबिया। अब यहाँ ये गल्फ ऑफ ये पर्शियन गल्फ के आसपास और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटजिक है, इसीलिए ये इसको अटैक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके एयरबेस जो है वो डायरेक्टली ईरान की ये एयरबेस से ईरान को डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, रीच किया जा सकता है। और ये मेजर प्रिंस सुल्तान एयरबेस को होस्ट करता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये जो सऊदी अरेबिया है इससे वर्ल्ड का लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर है, और यहाँ पर डेली का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बाकी अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़ में उतना नहीं है। तो ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस हो जाता है। ईरान के साथ इसकी जियोपॉलिटिकल राइवलरी ऑलरेडी रही है, हिस्टोरिकली भी ये दोनों राइवल है, क्योंकि शिया सुन्नी जो एथनिक ग्रुप्स है वो भी इनका क्या है, राइवल है। और इसका सिक्योरिटी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बेसिकली एक काउंसिल है जिसमें टॉक्स होती है, कंट्रीज आपस में बैठते हैं।
तो यहाँ पर भी ये एक दोनों के एक दूसरे के क्या है, राइवल हैं, राइट। और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सऊदी अरेबिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ा है। इसके रीज़न से ये इसको क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। और ग्लोबली अगर ऑयल की सप्लाई हिट होती है तो ईरान भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स क्या करे, ये वॉर को डी एस्केलेशन की साइड ले जाए और कुछ ना कुछ अल्टीमेटली पीस टॉक्स की साइड ये वॉर जाए, और अल्टीमेटली जो लॉस एंड डैमेज ईरान में रिपोर्ट हो रहा है वो कम हो और बिल्कुल ये वॉर एंड हो जाए। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजिक सिग्नलिंग ज़्यादा है। और प्लस ईरान अब एग्रेसिव स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है कि भाई हम लोगों को अगर अटैक किया जाएगा हमारी टेरिटरी को, तो अगर हमारी टेरिटरी के अगेंस्ट अटैक करने में यूएसए किसी भी अरब वर्ल्ड की टेरिटरी यूज़ करेगा तो हम लोग उसको डायरेक्ट टारगेट करेंगे, आइदर वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तो टारगेट अब ईरान कर ही रहा है। तो ये जो वॉर है ये एक डिसिजिव स्टेज की साइड और ज़्यादा एग्रेसिव स्टेज की साइड जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें पीस टॉक्स ही एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तभी जाके ऐसे वॉर्स का सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं, एंड भारत सिविल अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।